दूसरी तरफ दक्ष जब जिंग इमारत के पास पहुंचा तब वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो बूढ़ा व्यक्ति आलस्य से बैठकर आसमान की ओर देख रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर दक्ष ने उसका अभिवादन करते हुए कहा, प्रणाम वरिष्ठ। दरअसल दक्ष को उसकी यादों से पता चला था कि वो बूढ़ा व्यक्ति एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस जिंग इमारत की रक्षा करता था। दक्ष ने एक नजर जिंग इमारत को देखा। ये इमारत दिखने में ही लग रही थी कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इसकी रखवाली करने वाले उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उतना महत्वपूर्ण था। दक्ष ने अपने आप से कहा, एक बूढ़े व्यक्ति को इतनी महत्वपूर्ण इमारत की रखवाली का काम दिया है। जब दक्ष ने उस बूढ़े व्यक्ति को गौर से देखा तो उसे अपने पिछले जीवन में देखी गई एक मूवी की याद आई। उसने उस मूवी का वो सीन याद किया जिसमें एक बूढ़ा शक्तिशाली मार्शल आर्ट मास्टर एक नौकर की तरफ फर्श साफ कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष के आने की आवाज सुनी तब उस बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने दक्ष की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। दक्ष को अपना अभिवादन करता देख वो बूढ़ा व्यक्ति काफी आश्चर्यचकित हो गया, मगर उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस बूढ़े ने कुछ समय बाद अपना सिर हिलाया, जिससे पता चला कि वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ था। ये उसकी आम प्रतिक्रिया थी। कुछ देर दक्ष को स्कैन करने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष से कहा, साधारण ऊर्जा का 7वां स्तर, तुम केवल पहली मंजिल पर ही जा सकते हो और वहाँ मौजूद कौशल को चुन सकते हो। तुम ज्यादा से ज्यादा 2 कौशल ही चुन सकते हो। इस पर दक्ष ने कहा, जी वरिष्ठ। जिंग इमारत को 3 मंजिलों में विभाजित किया गया था। निचले स्तर के शिष्यों के पास केवल पहली मंजिल पर ही जाने का अधिकार था, जबकि उनके बाद आने वाले यानी उनसे ऊपर वाले स्तर के शिष्यों को दूसरी मंजिल पर और विशेष शिष्यों को आखिरी मंजिल तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त था। पहली मंजिल पर उपलब्ध सभी मार्शल आर्ट कौशल साधारण स्तर के थे। हालांकि इस स्तर के मार्शल आर्ट्स के शिष्यों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ठीक उसी तरह से इस स्तर के कौशलों और तरीकों की संख्या भी अधिक थी। ये कौशल और तरीके ऐसे थे जो किसी भी व्यक्ति के निजी विकास में सबसे उपयुक्त थे। ये सभी कौशल 4 पर्वतीय संप्रदाय के बुनियाद कौशल और तरीके थे। ये सभी सेन परिवार में पाए जाने वाले किसी भी कौशल से कहीं अधिक बेहतर थे। इस समय दक्ष को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो चीज थी एक खास किस्म की मार्शल आर्ट। इसीलिए उसने मार्शल आर्ट कौशल की पुस्तकों की तलाश में एक बुक शेल्फ की ओर कदम बढ़ा दिया। वहां पहुंचकर दक्ष अपने लिए एक उपयुक्त मार्शल आर्ट कौशल की तलाश करने लगा। दक्ष की नजर एक पुस्तक पर गई। उसे देखकर उसने कहा, 7 घातक मुट्ठी तकनीक। एक मुक्के के साथ घातक हमले का ये कौशल उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास मुट्ठी की मार्शल स्पिरिट है। दक्ष को एक किताब पसंद तो आई, लेकिन वो किताब उसकी मार्शल स्पिरिट से मेल नहीं खाती थी। दक्ष ने उस पुस्तक से अपनी नजरें हटा ली और वो दूसरी पुस्तक की ओर चला गया। उसने एक दूसरी पुस्तक की ऊपर की लाइनें पढ़ते हुए कहा, तूफानी ब्लेड, ये तकनीक हवा को ही एक हथियार में बदल देती है और एक साथ कई पवन ब्लेड लॉन्च करती है। ये कौशल उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास वायु की स्पिरिट है। इस किताब ने भी दक्ष को निराश कर दिया। वो आगे की ओर बढ़ गया और दूसरी पुस्तक के पास चला गया। उस पुस्तक को देखकर उसने कहा, उग्र मुट्ठी साधारण स्तर का शीर्ष स्तरीय मार्शल कौशल। ये कौशल जानवरों की स्पिरिट के लिए उपयुक्त कौशल है। दक्ष के पास लिटिल ब्लैक स्पिरिट थी जो कि उसे हर कौशल को समझने में सक्षम बनाती थी। दक्ष की समझने की क्षमता बहुत मजबूत थी। जब किसी कौशल को सीखने की बात आती थी तो वो उसे आसानी से सीख सकता था। ये लिटिल ब्लैक स्पिरिट का एक फायदा था और दक्ष अपने इस कौशल से अनजान था। हालांकि उसे अभी तक वो कौशल नहीं मिला था जो वो चाहता था, मगर जल्द ही दक्ष की नजर लाइब्रेरी के अंदर तीसरी लाइन की दूसरी अलमारी पर पड़ी। वहां रखी एक पुस्तक सी किताब ने दक्ष का ध्यान अपनी ओर खींचा। दक्ष ने उस किताब को उठाया और बोला, ठंडी हवा वाली तलवार, तेजी और कौशल के लिए। इस कौशल का उपयोग प्राकृतिक कौशल और सुंदरता के साथ किया जाना चाहिए। ये उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास तलवार की स्पिरिट है। उस पुस्तक के बारे में ये बात पढ़ते ही दक्ष के चेहरे के भाव बदल गए और वो अचानक उस किताब में दिलचस्पी लेने लगा। दक्ष हमेशा से तलवार लेकर देश के कोने कोने में घूमकर जरूरतमंद लोगों की मदद करना और बुरे इरादों वाले लोगों का खून बहाना चाहता था।
उस किताब को कुछ देर देखने के बाद दक्ष ने अपना सिर ना हिलाते हुए कहा, ये वो कौशल नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूं। ऐसा कहकर दक्ष ने उस किताब को दोबारा रख दिया। इसके बाद दक्ष फिर से पुस्तकों की तलाश करने में जुट गया। कुछ देर ढूंढने के बाद दक्ष को एक और पुस्तक मिली। तलवार निकालने का कौशल। तलवार चलाने के लिए एक आवश्यक कौशल है। ये कौशल बिजली की गति से किसी को भी मार सकता है। तेज गति का एक वार किसी को भी एक बार में ही मौत के घाट उतार सकता है। ये उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास तलवार की स्पिरिट है। उस पुस्तक को देखकर दक्ष रुक गया। उसे ऐसा लगा कि उस तलवार कौशल का उपयोग अन्य तलवारों से अलग था। तलवार चलाने वालों का ध्यान जिस चीज पर नहीं जाता, वो चीज म्यान से तलवार निकालने का समय होता है। युद्ध में हथियार चलाने से ज्यादा हथियार निकालने का वक्त मायने रखता है। हथियार निकालने के दौरान एक निश्चित मात्रा में समय नष्ट हो जाता है और इस वजह से हमला करने के समय देरी हो जाती है। इस दुनिया में तलवार निकालना एक गजब कौशल माना जाता था, जिसे लोगों को मारने के लिए बनाया गया था। तेजी से तलवार निकालने का एकमात्र उद्देश्य किसी की हत्या करना था। इस कौशल की सबसे शक्तिशाली बात समय पर तलवार निकालने में और एक ही चाल से वार करने में थी। अगर आप ऐसा करने में एक बार भी चूक गए तो आपकी हार पक्की थी। इसके अलावा तलवार निकालना बाकी तलवार कौशलों जैसा नहीं था। इसका केवल एक ही स्तर था और वो स्तर एक तेज गति थी। तलवार निकालना, लोगों को मारना, यही आर्ट का एकमात्र उद्देश्य था। सबसे तेज एक वार और आपके दुश्मन का काम तमाम। वो पुस्तक दक्ष को पसंद आ गई। दक्ष ने कहा, मैं इसे चुनता हूं। ये कहने के बाद दक्ष ने उस पुस्तक को ले लिया और फिर एक अच्छी बॉडी मूवमेंट तकनीक चुनने के लिए वो दूसरी किताब ढूंढने लगा। आखिरकार उसे ये भी तो सुनिश्चित करना था कि जब वो किसी की हत्या करने के लिए जाएगा और उस वक्त अगर वो अपने शिकार की एक बार में हत्या नहीं कर पाता है तो उसके पास तेजी से वहां से भागने का ही ऑप्शन बाकी रह जाएगा। दीवार पर छलांग लगाना, दीवारों पर उछलना, इस तरह की कुछ ऐसी भी तकनीकें थीं जो वक्त आने पर उपयोगी हो सकती थीं। इसके बाद जब दक्ष आगे बढ़ा तो उसकी नजर मूनलाइट फेदर नामक एक पुस्तक पर पड़ी। ये एक बॉडी मूवमेंट की तकनीक थी। अगर कोई भी इस मूनलाइट फेदर नामक कौशल में महारत हासिल कर लेता है तो वो इतना शक्तिशाली बन सकता है कि कोई भी उसे आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये तकनीक इतनी तेज थी कि किसी को भी आपकी परछाई और अपनी मौत के अलावा और कुछ नहीं नजर आता। दोनों पुस्तकों को लेने के बाद दक्ष उन किताबों को उस बूढ़े व्यक्ति के पास ले गया। जब बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष के हाथों से वो दो पुस्तकें ली तब उसने कहा, तलवार निकालना। फिर वो दक्ष को देखकर हंसने लगा। इसके बाद उस बूढ़े ने कहा, बच्चे, तलवार निकालने की पुस्तक। ये पहली बार है कि किसी ने इस कौशल को चुना है। फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि अगर किसी ने पहले से ही अपनी तलवार निकाल ली है और तुमने अभी भी अपनी तलवार नहीं निकाली है तो ऐसे हालत में तुम्हारी गति तुम्हारे प्रतिद्वंदी की तुलना में धीमी ही रहेगी, जिसका मतलब साफ होगा कि तुम हार जाओगे और हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। ये कौशल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसके अच्छे इस्तेमाल के लिए उच्च स्तर को हासिल करना और मन लगाकर इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने प्रतिद्वंदी से तेज होना पड़ेगा, तभी तुम उसे एक ही झटके में मार पाओगे। हाँ। इस पर दक्ष ने कहा, जी वरिष्ठ, मैं समझता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति दक्ष को इस तकनीक की कमजोरी से अवगत कराकर उसके प्रति अपनी दयालुता दिखा रहा था। दक्ष उसके इस एहसान को कैसे मना कर सकता था। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अगर तुम इस बात को स्पष्ट रूप से समझते हो तो यह अच्छी बात है। अगर तुम इस तकनीक की मदद से किसी को सफलतापूर्वक नहीं मार पाए तो मूनलाइट फेदर तुम्हें वहां से भगा कर ले जाने के लिए बेहतरीन बॉडी मूवमेंट तकनीक है। ये कहने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने बात करना बंद कर दिया और फिर उसने दक्ष की द्वारा ली गई पुस्तकों को जांचना शुरू कर दिया और फिर उसने दक्ष से कहा, तुम्हें इन दोनों पुस्तकों को 1 महीने के भीतर जिंग इमारत में वापस करना होगा। 1 महीने से अधिक समय के लिए अगर ये पुस्तक उधार ली गई तो 4 पर्वतीय संप्रदाय के अन्य सदस्यों के प्रशिक्षण पर इसका असर पड़ सकता था, क्योंकि वो सब भी यहीं की पुस्तकों से ही ज्ञान लेते हैं। बूढ़े व्यक्ति की इस बात पर दक्ष ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इसके बाद दक्ष ने वो दोनों किताबें अपने हाथों में ले ली और फिर उसने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, धन्यवाद वरिष्ठ,
मेरा मार्गदर्शन के लिए आपका शुक्रिया। दक्ष की बात सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति खुश हो गया। उसने अपना सिर हिलाया और फिर उसने मुस्कुराते हुए अपनी कमर से एक लचीली तलवार निकालते हुए दक्ष से कहा, तुम इस तलवार को अपनी बेल्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत नरम है। ये तलवार वैसे भी मेरे किसी काम की नहीं है। तुम इसे ले जा सकते हो और इससे अपने दुश्मनों को मजा चखा सकते हो। इससे पहले कि दक्ष उस बूढ़े को धन्यवाद कह पाता, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब जाओ और अपने युद्ध कौशल का अभ्यास करना शुरू करो, जाओ। उसकी बात सुनकर दक्ष ने अपना सिर खुजाया और उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उसने अपने हाथों में लचीली तलवार को लिया और वो करीब से उसे देखने लगा। दक्ष ने कुछ सोचते हुए उससे कहा, ये तो कमाल का हथियार है। तलवार को बेल्ट की तरह पहनने से आप किसी पर भी अचानक से हमला कर सकते हैं और उसे एक ही झटके में मार सकते हैं। ये कहते हुए दक्ष ने खुशी से अपना सिर हिलाया और फिर वो उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखकर मुस्कुराया और वहां से चला गया। दक्ष को जाता हुआ देखकर उस बूढ़े व्यक्ति ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, एक अरसे बाद मैंने इतने दिलचस्प शिष्य को देखा है। इस लड़के में जरूर कोई खास बात है। ये कहने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति तुरंत अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ गया और आसमान की ओर देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी सोच में खो गया हो। आखिर ये लचीली तलवार किस तरह का हथियार है? क्या दक्ष की चुनी हुई दोनों मार्शल तकनीकें और कौशल उसकी किसी तरह से मदद कर पाएंगी? आखिर ये रहस्यमय बूढ़ा था कौन? कहानी में आ रहा है एक नया ही मोड़। जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न इन मार्शल वर्ल्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।